अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। आइन और कानून के तहत कौमी असम्बली बहाल की जाएगी या नजरिया जरूरत के तहत मुल्क को किसी तसादुम से बचाने के लिए सियासी क़यादत को आम इंतखाबात की जानिब जाने का मशवरा दिया जाएगा। इस वक्त तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हैं। तहरीक एतमाद के खिलाफ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर लिए गए अज़ खुद नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच की जानिब से 5 रोज से जारी समाअत बिलाखिर इख्तिताम को पहुंची है। फैसला महफूज कर लिया गया है और इस महफूज करदा फैसले को अब से ठीक 30 मिनट बाद यानी 7:30 बजे सुना दिया जाएगा। आज की समाअत के दौरान हुकूमती कोशिशों को शदीद धचका उस वक्त लगा जब दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमती बयानिए के बरक्स अपना मौक़िफ़ अपनाया। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान का कहना था कि किसी रुकने असम्बली को अदालती फैसले के बगैर गद्दार नहीं कहा जा सकता। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का दिफा भी नहीं करूंगा। आज असम्बली दोबारा बहाल हो गई तो इसका मैंडेट वो नहीं होगा जो पहले था। मेरा फोकस नए इंतखाबात पर है। 4 साल सिलेक्टेड कहने वाले आज उसी असम्बली का वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। मुनासिब यही था कि इमरान खान अवाम में जाते, वही फैसला उन्होंने किया, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को खिलाफ कानून करार दे दिया। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि एक बात तो वाज़े नजर आ रही है और वो ये कि स्पीकर रूलिंग गलत है। देखना है अब इससे आगे क्या होगा। असम्बली बहाल होगी तो भी मुल्क में इस्तेहकाम नहीं होगा, लेकिन मुल्क को इस्तेहकाम की ज़रूरत है, जबकि ऑपोजिशन भी इस्तेहकाम का कहती है। कौमी मफाद को भी हमने देखना है। असम्बली तहलील ना होती तो मुमकिन था ऑपोजिशन कुछ कर लेती। असल मसला असम्बली तहलील होने से पैदा हुआ है। तहरीक एतमाद के दौरान असम्बलियाँ तहलील नहीं की जा सकती। तहरीक एतमाद के दौरान असम्बलियाँ तहलील करना आइन के मुनाफी है। आज की समाअत के दौरान वज़ीर आज़म और सदर ममलिकत के वकला ने बार बार अदालत को इस बात पर कायल करने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग कर सकती, जबकि अदालत के बाहर तहरीक इंसाफ के तर्जुमान भी अदालत के दायरा अख्तियार पर सवालात उठाते रहे। 400 साल से पार्लियामान की तारीख में कभी भी जो रूलिंग है स्पीकर की और प्रोसीडिंग्स हैं, जो सेपरेशन का या अलहदगी का असूल है, उसको हमेशा अपने पेश नज़र रखा है और कभी भी अदालतों ने पार्लियामान की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं की। अगर सुप्रीम कोर्ट स्पीकर की रूलिंग को बदलती है, 400 साल की जो कानून की हिस्ट्री है ये उसके बरक्स होगा। साहिबान वो मवाद देखें। आप ये तो नहीं कर सकते ना कि अगर आप रूलिंग को एक फैसले को गलत करार दे रहे हैं, लेकिन वो फैसला जिन शहादतों, जिन दस्तावेजात, जिस मवाद की बुनियाद पे हुआ, आपने हमने वो नहीं देखे, तो अजीब सा एक लॉजिक होगा। अगर आप वो मवाद देखे बगैर रूलिंग को सेटिस्फाइड करेंगे तो जाहिर है कि उसके ऊपर फिर सवालात उठते हैं। और अगर हुकूमत तब्दीली की ये कोशिश कामयाब होती है तो इसका मतलब है कि 23 मार्च 1940 जब करारदाद मंजूर हुई थी पाकिस्तान बनाने की, हम उस दौर में वापस चले जाएंगे। आज फवाद चौधरी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के बाद जो गुफ्तगू फरमाई, यूं लग रहा था जैसे अदालती फैसले पर असरअंदाज होने की कोशिश है। आज वो अदालत के दायरा इख्तियार पर भी बात कर रहे थे। उस रूलिंग को यहाँ पर डिस्कस नहीं किया जा सकता, इस पर भी बात कर रहे थे। और फिर वो ये कह रहे थे कि जो मामला जिस बिना पर ये रूलिंग दी गई है आर्टिकल 5(1) के तहत, वो मामला जब तक टेकअप नहीं किया जाएगा तो कैसे मंतकी अंजाम पर पहुंचा जा सकता है, हतमी नतीजा कैसे अखज़ किया जा सकता है, ये सब फवाद चौधरी साहब कह रहे थे। आज की समाअत के दौरान ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी अदालत में पेश हुए, जिन्हें मुखातिब करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि सियासी जमातों का आपस में ताल्लुक इतना खराब है कि पता नहीं साथ चल सकते हैं या नहीं। मियाँ साहब वो आपसे नाराज रहते हैं, हाथ नहीं मिलाते। इस मौका पर जस्टिस जमाल बंदूखेल का कहना था कि मियाँ साहब छोड़ दें, आप में से किसी को कुछ नहीं कहा गया। इस पर शहबाज शरीफ का कहना था कि साजिश के सबूत ले आएं, अदालत की हर सजा कबूल करते हुए सियासत छोड़ दूंगा। चीफ जस्टिस का कहना था कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर बहुत तनकीद हो रही है हम पर। उनका कहना था कि अदालत ने सियासी फैसले नहीं करने बल्कि मुल्की मफाद में करने हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि सियासत में सबका एहतराम है, अदालत किसी की तौहीन नहीं करने देगी। अब तमाम तर तवज्जो अदालती फैसले पर है। क्या महज इलेक्शन का हुक्म नजरिया ज़रूरत के तहत होगा? इसी हवाले से सुप्रीम के सदर एहसन भून ने भी चंद अहम सवालात उठाए हैं। वो क्या कह रहे थे, जरा वो भी आपके साथ रखते हैं। मौजूदा जो डिसोल्यूशन ऑफ असम्बली का आर्डर है उसको बहाल रखते हुए इलेक्शन का हुक्म दिया जाता है, तो मेरी नाक़िस राय में ये दोबारा नज़रिया ज़रूरत को उजागर करने के मुतरादिफ होगा। अब ये जो नजरिया ज़रूरत की बात हो रही है, इसी हवाले से सरबरा पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के तहत फैसला साजी का इदारा है। सुप्रीम कोर्ट सालसी और जाती इज्तिहाद के तहत फैसला नहीं करती और अगर डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग गलत है तो पार्लियामान की पुरानी पोजीशन बहाल हो जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान के मुताबिक अगर इसके बरक्स कोई फैसला आता है तो ये मोअज़्ज़ज़ जज की जाती ख्वाहिश तो हो सकती है, मगर कानून और आइन के तहत फैसला नहीं।
सरबराह पीडीएम का मजीद कहना था कि मौजिज जज का काम कानून और आइन के तहत फैसला करना होता है, मसलहतों और मफादात के तहत नहीं। कौमी मफाद का फैसला सियासी हुकूमतों ने करना होता है, मौजिज अदालतों ने नहीं। जहां ऑपोजिशन जमातें इंतखाबी इस्लाहात के बाद इलेक्शन में जाना चाहती हैं, तहरीक इंसाफ जरूरत से ज्यादा फुर्तियां भी दिखा रही है। सदर मुमलिकत की जानिब से बिला तात्तुल नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं। केयर टेकर सेटअप से मुताल्लिक सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन को नए इंतखाबात के इनेकाद के अहकामात भी जारी किए, जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी आ गया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जवाब से ये दिखाई देता है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से वाज़ेह कर दिया है कि कुछ ऐसे मामलात हैं ऑब्वियसली जिसमें सेंसस का इशू है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये नोटिफिकेशन हुकूमत की तरफ से नहीं इशू किया गया, उसके बाद डीलिमिटेशंस नहीं हुई। जब तक ये नहीं होता, इस पूरे प्रोसेस को मुकम्मल करना कोई 90 रोज़ के अंदर मुमकिन नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि अक्टूबर से पहले इंतखाबात प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये सारी सूरत हाल किस जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है, इस मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार स्टूडियो होंगे, सलीम बुखारी साहब भी हमारे साथ हैं, हमें सना बुच्चा साहिबा भी अब से कुछ देर में ज्वाइन कर लेंगी, कोशिश करेंगे नसीम ज़ारा साहिबा को भी लें, उनसे भी बात कर सके। सबसे पहले सलीम बुखारी साहब की तरफ बढ़ेंगे। और बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका कि आपने स्टूडियो में ज्वाइन किया, आज आपका अपना शो भी है। सबसे पहले तो सर ये फरमाइएगा कि आज जो प्रोसीडिंग्स रही हैं, अदालती कार्रवाई, और अब जिस मामले के ऊपर बहस हो रही है वो ये है कि क्या ये अदालत का मैंडेट है कि आप ये डिसाइड करें कि इलेक्शंस नेक्स्ट क्या होना है, मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या होगी और आइंदा के मामलात, क्या ये नज़रिया ज़रूरत होगा? देखिए, अभी तक की जो सूरत हमारे सामने है, जो रिमार्क्स हमने जजेस के सुने हैं और जो फोकस था पूरी कार्रवाई का, वो है जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है, जिसके ज़रिए उसने सारा तलछट कर दिया था। उसके ऊपर तो जजेस ने तो बाद में कहा है, लेकिन सबसे पहले तो सरेंडर किया जनाब अटॉर्नी जनरल ने। उन्होंने कहा जनाब मैं तो ये डिफेंड ही नहीं कर सकता, ये यानी इतना गलत और गैर आईनी फ़ैसला है, मैं इसको डिफेंड नहीं कर सकता। उसके बाद जजेस ने भी ऑब्वियसली उसी फोकस पर आ गए। मैं 2-3 बातें इधर उधर की ज़रूर करना चाहता हूँ। एक तो ये जो आपने अपनी इब्तदाइया में जिक्र किया फवाद चौधरी साहब का, जिन्हें सोशल मीडिया पे डब्बू के नाम से और मैं उनको आज भगत सिंह के नाम से बुलाना चाहता हूँ, इसलिए कि वो 1940 में ले जा रहे हैं। आज एक इस फैसले की वजह से उनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान जो है वो 1940 की सिचुएशन पर वापस चला जाएगा। कल तक जब तक ये ऑब्जर्वेशन नहीं आई थी जज साहब की, चीफ जस्टिस साहब की, उस वक्त तक वो कह रहे थे उन्हें तमाम फेथ था इस प्रोसीडिंग में। किसी एक बंदे ने, हुकूमत के ने नहीं कहा था कि ये प्रोसीडिंग यहाँ नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब उन्हें पता चला कि मूड क्या है चीफ जस्टिस साहब का और बाकी के जजेस का, तो अचानक उनको 1940 याद आ गया, कायदे आज़म की वो मिशन पास करना याद आ गया। एक तो मैं इसकी मजम्मत करना चाहता हूँ कि कहानी को वहीं तक रहने दें जहाँ तक इसका ताल्लुक है। एक दूसरी बात यह है कि असल इशू वो है जो आपने एड्रेस किया है कि इसके बाद क्या होगा। जजेस का भी ये कंसर्न है, खुद जो दूसरी तरफ है यानी जो मुतहदा अपोजिशन है उनका भी कंसर्न है ये। देखिए, अगर तो ये फैसला जो है अंडू करके स्पीकर की रूलिंग को जारी होगा, तो इसका मतलब यह है कि द सिचुएशन गोज बैक टू अप्रैल 3। अप्रैल 3 का मतलब यह है कि असेंबली इंटैक्ट है और वोटिंग होनी है अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, जिससे इमरान खान साहब डर रहे थे। असल में उन्हें दहशत ये थी नहीं, यानी एक बात तो हो गई सर कि डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग गलत है, वाज़ेह तौर पर चीफ जस्टिस ने कहा। तो सिचुएशन गोज बैक टू अप्रैल 3। इसके बीच में ना प्रोवाइडो लग सकता, कौमी मफाद में भी तो करना है ना। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, कौमी मफाद में यही है कि असेंबली बहाल करें आप। वही सिचुएशन हो जाए जिस दिन वोटिंग होनी थी इमरान खान साहब के खिलाफ। ठीक। अच्छा, मुझे यहाँ पर माजरत के साथ आपको रोकना पड़ रहा है। मुझे अंदलीब अब्बास साहिबा ने ज्वाइन किया है। इन द मीनवाइल हमारी रिपोर्टर रोजीना सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ मौजूद है, मैं उनकी तरफ भी जाऊंगा। लेकिन अंदलीब अब्बास साहिबा, अभी क्योंकि फवाद चौधरी साहब के प्रेशर का जिक्र हो रहा था, आज की प्रोसीडिंग्स में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो हुकूमत का दिफा करने में शायद नाकाम रहे, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि मैं डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का दिफा नहीं करूंगा। तो एक तो ये, और फिर उसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिमार्क्स आना कि बज़ाहिर जो स्पीकर की रूलिंग है वो गलत है। क्या ये हुकूमती बयानिए की पसपाई है अंदलीब अब्बास साहिबा? देखिए, कोई चीज़ कबल अज़ वक्त कहना जो है ना वो ठीक नहीं है। पहली बात तो ये है कि इस तरह तो फिर मैं आपको पिछले 5 दिन के रिमार्क्स भी दिखा सकती हूँ, जहाँ उन्होंने ये कहा है कि जी जो असेंबली का इस्तेहकाक होता है वो कोई भी इफेक्ट नहीं कर सकता। जी अंदलीब अब्बास साहब, ये बात दुरुस्त है आपकी कि ये ऑब्वियसली रिमार्क्स हैं, ये कोई जजमेंट नहीं है, लेकिन रिमार्क्स से जजेस की थॉट तो रिफ्लेक्ट होती है। आपको क्या लगता है कि जब फैसला आएगा आपसे कुछ देर बाद, वो फैसला इससे मुख्तलिफ होगा जो रिमार्क्स आ रहे हैं? उनके रिमार्क्स में ये कहा गया कि जी वो नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये जो उनके रिमार्क्स हैं
ये काफ़ी जिसको कहते हैं इसके अंदर डिटेल्स होंगी, और ये कहना कि जी नेशनल इंटरेस्ट को नहीं सामने रखेंगे और वो बस एक रिजेक्ट कर देंगे, मेरा ख्याल है कि ये सही कमेंट नहीं होगा। लेकिन दिलीप साहब, ये तो ऑपोजिशन ने भी मुतालबा किया कि ये सबूत सामने ले आएं, क्योंकि हम इस गद्दारी के लेबल के साथ इलेक्शंस में नहीं जाना चाहते और ना आवाम को फेस करना चाहते हैं। ये तो आज शहबाज शरीफ साहब ने भी मुतालबा किया। लेकिन आपको याद होगा कि इन्हीं प्रोसीडिंग्स में अदालत ने वाजे किया था कि हमारे पेश नज़र आईनी मामलात हैं, हम इस तरह के सिफारती मामलात को या अस्करी मामलात को जो है वो सामने नहीं रखेंगे। देखिए, ये शहबाज शरीफ साहब तो भाग गए जब सबूत सामने लाने की बारी आई। आपको पता है कि 25 तारीख को ये केबल आई, उसके बाद 27 तारीख को मीटिंग हुई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, हाईएस्ट, जिसमें सब बैठे। सब ने कहा कि ये इंटरफियरेंस है, ब्लेटेंट इंटरफियरेंस है, और डिमार्शे भेजा गया। उसके बाद ये डिसाइड हुआ उसी मीटिंग में कि सारी ऑपोजिशन की जमातों को हम रखेंगे और ये चीज सामने रखी जाएगी, और अगर उनको इतराज है या कोई और चीज वो चाहते हैं तो वहाँ डिस्कस होगी। लेकिन दिलीप साहब, ये सबूत तो हुकूमत ने देने थे ना, ये शहबाज शरीफ साहब ने तो नहीं देने। हुकूमत ने तो इल्जाम लगाया, अब सबूत भी हुकूमत ने रखने हैं कि ओनस शहबाज शरीफ पे तो नहीं है कि वो सबूत दें। तो वो क्या आप चाहते हैं कि वो गलियों में आके वो सबूत दें या मीटिंग में सबूत दें? और मीटिंग कौन सी? जो पार्लियामेंट की सुप्रीम कमेटी है आपकी नेशनल सिक्योरिटी नहीं, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये के अंदर तो किसी जगह ये नहीं लिखा हुआ कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इसी से ताल्लुक है। ये जो ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हो रही थी, ब्लेटेंट इंटरफेरेंस का जरूर ताल्लुक है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का तो उस पर कहीं मेंशन नहीं है। तो ये उसी नेशनल सिक्योरिटी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, जिसपे 80 लोगों को कहा गया कि आप आए ऑपोजिशन के, जिसमें मुझे क्योंकि दिलीप अब्बास साहब ब्रेक भी लेनी है और सलीम बुखारी साहब भी मेरे साथ मौजूद है, रोजीना अली भी हैं, सना बोचा साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। लेकिन बुखारी साहब, कोई कमेंट आपका ब्रेक पर जाने से पहले, क्योंकि हुकूमती मौक़िफ़ ये है, अभी दिलीप अब्बास साहब ये फरमा रही है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में जो कुछ हुआ, अगर आप उससे सरफ नज़र करेंगे और किसी फैसले को देखेंगे तो ये मुनासिब नहीं होगा। यही फवाद चौधरी साहब ने भी कहा। ये वो बेमानी बात है जिसको ना अदालत ने माना है, ना किसी इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर ने माना है, ना किसी जगह से इसकी तस्दीक हुई है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो एलामिया है वही उनका रिफ्लेक्शन है ना, कि क्या उन्होंने कहा और क्या अंदर हुआ। उसमें एक लफ्ज़ ना साजिश के हवाले से है, ना फॉरेन फंडिंग के हवाले से है, ना अपोजिशन के हवाले से है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि आईनी मामला हमारे पेश नज़र है, हम ये करेक्ट। लास्ट जो मैं कहने जा रहा हूँ वो कहते हैं 7 तारीख को उन्हें कैसे पता चल गया तरीके एतमाद आ रही है और 8 को जमा हो गई है। और खुदा के लिए पिछले 1.5 महीने से आप चिल्ला रहे थे, 7 मार्च से पहले 6 महीने से आप चिल्ला रहे थे लाए। इमरान खान साहब कह रहे थे अल्लाह तेरा शुक्र है ये ले आए। शेख रशीद साहब कह रहे थे इनके पास तो 50 आदमी नहीं है साइन। यार खुदा के लिए, आप कह रहे हैं 7 मार्च को रिवील हुआ कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है। टोटल लाई, एब्सोल्यूट लाई। और फिर बुखारी साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट आज जो प्रोसीडिंग्स के दौरान बात हुई कि 28 मार्च को जब ये आई करारदाद और जिस दिन आपने मुअत्तल कर दिया इजलास, उसी रोज भी ये मुस्तरद हो सकती थी अगर ये मामला आप उस दिन डिस्कस कर लेते। और फवाद चौधरी साहब ने और अगर इसमें सब्सटेंस होती तो बिल्कुल। और भी अंदरियो बात साहब ये कह रही है, देखिए ये इल्जाम है और वो ये चाहते हैं कि ये साबित भी शहबाज शरीफ साहब करे ये नहीं है। हुकूमत ने इल्जाम लगाया है, साबित भी हुकूमत को करना पड़ेगा कि इल्जाम है। तो क्या खुल गया ना सब कुछ, अदालत के अंदर सारा कुछ सामने आ गया है ना। अल्टीमेटली द कोर्ट हैज टू गो बैक टू ओनली द रूलिंग ऑफ द। बिल्कुल ठीक। रोजीना अली साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर हैं। रोजीना, बताइएगा कि इस वक्त क्या माहौल दिखाई दे रहा है? क्या ऑपोजिशन के लोगों ने, हुकूमती वकला और उनके रहनुमाओं ने पहुंचना शुरू कर दिया है फैसला सुनने के लिए? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त माहौल है, जो अहम केस 5 दिन से जिसकी समाअत जारी थी, जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी उसके लिए आज जिसका फैसला होना है, अभी कुछ ही देर में फैसला सुनाया जाएगा। तो उसके लिए अपोजिशन रहनुमाओं की आमद का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है और हुकूमती अरकान की तरफ से अभी तक तो कोई मेंबर नहीं देखा है, तहम अपोजिशन की जानिब से जो अरकान हैं वो आ रहे हैं और सभी की नज़रें आज के इस बड़े फैसले पर हैं कि आया क्या फैसला होने वाला है। इन 5 दिनों में जो समाअत होती रही है उसमें दोनों जानिब से वकला ने अपने अपने दलाइल पेश किए हैं और जिस पर जो है आज चीफ जस्टिस की जानिब से बताया गया था कि 7:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा। अब चूँकि वो वक्त करीब आ रहा है और बहुत ही कुछ ही बस चंद लम्हे रह चुके हैं तो कुछ ही देर में फैसला सुना दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक माहौल में बहुत ज़्यादा जो है वो गहमा गहमी देखी जा रही है। यहाँ पर के सुप्रीम कोर्ट का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत एकदम से तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर सिक्योरिटी की भी
काफ़ी जो है नफरी है वो तलब की गई है कि कोई भी फैसला आता है तो उसके पेश नज़र यहाँ पे हालात से निपटने के लिए सिक्योरिटी भी मौजूद है। तो यहाँ पर बहरहाल जो इस वक्त है सभी की नज़रें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं या बाहर मौजूद है, सभी की नज़रें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है कि बस फैसले की जो घड़ी आन पहुँची है तो फैसला क्या सुनाया जाएगा, इस वक्त सभी को इंतजार है। बिल्कुल, सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर लगी हैं और अब से मेरा ख्याल मिनट बाद 11-12 मिनट बाद ये फैसला भी सामने आ जाएगा। जिस वक्त ये फैसला पढ़कर सुनाया जाएगा रोजीना, उस वक्त भी आपकी तरफ आएंगे। बुखारी साहब स्टूडियोज में मौजूद है, रोजीना अली सुप्रीम कोर्ट के बाहर हैं, सना बुचा साहब हमारे साथ मौजूद है। क्विक शॉर्ट ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। लेट्स टेक अ क्विक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। वेलकम बैक। शहर इक़्तिदार में सियासी हलचल मजीद बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी लार्जर बेंच की जानिब से खुद नोटिस केस पर फैसला आपसे कुछ ही देर में सुनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यह है कि इमरान खान की जेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास हुआ है और इमरान खान ने कहा है कि गैर मुल्की साजिश को कभी कामयाब नहीं होने देंगे, गैर आईनी इकदाम पर यकीन नहीं रखते, नए इंतखाबात ही मसले का हल है और जल्द अज जल्द निगरान हुकूमत का क़याम नागुज़ीर है। यानी इस वक्त जो हुकूमती प्लानिंग दिखाई दे रही है वो यही है कि जो केयर टेकर सेटअप है जल्दी उसको अनाउंस किया जाए और जल्द अज जल्द इलेक्शंस की जानिब बढ़ा जाए। और इन द मीनवाइल इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन कमीशन हुकाम को तलब किया गया है और इलेक्शन कमीशन हुकाम से यकीनन उनका आउटपुट लिया जाएगा, मतलब इनपुट क्या है उनका। और इलेक्शन जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो भी अपनी कानूनी टीम के हमरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो है इस हुक्मनामे को मानते हुए पहुंच गए और उनसे यकीनन उनकी राय ली जाएगी कि वो क्या सोच रहे हैं इलेक्शंस पर। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद है, बिला तातुल सना बुचा साहिबा की जानिब बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम सना बुचा साहिबा, ये फरमाइएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुक्काम को बुलाया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, कितना इंपॉर्टेंट होगा उनका इनपुट इस डिसीजन में? जी सना बुचा साहिबा तक आवाज पहुंच रही है मेरी? गालिबन लाइन ड्रॉप हुई है। बुखारी साहब यही सवाल मैं आपकी जानिब लेकर आऊंगा, कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इनपुट इलेक्शंस कराने के हवाले से, ये जानते हुए कि इससे पहले ही खत का जवाब सदर पाकिस्तान की जानिब से जो खत लिखा गया था उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया है कि 3 माह के अंदर इलेक्शंस पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन ने अपनी पोजीशन तो स्टेट कर दी है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट की आज की प्रोसीडिंग के दौरान इलेक्शन कब होने हैं इसका जिक्र 1-2 बार आया है, तो इसलिए मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस साहब ने उनको समन कर लिया है ताकि मालूम हो सके और रिकॉर्ड पर आ जाए कि क्या वजूहात हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो तैयार नहीं है 90 दिनों में इंतखाब कराने के लिए। जो हमारी इतला है और जो इससे पहले इलेक्शन कमीशन की स्टेटेड पोजीशन है वो ये कि जो सेंसस के रिजल्ट्स थे वो हम तक हुकूमत ने नहीं भेजे हैं, क्योंकि उसकी बुनियाद के ऊपर ही फिर जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की डिलिमिटेशन होनी है और उसके बगैर इलेक्शन कराना जो है मुमकिन नहीं है और वो 1-2 दिन का काम नहीं है, उसके लिए कम से कम 4 महीने का वक्त चाहिए। तो जो इंडिकेशन मिल रही है इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो तो यह है कि हम अक्टूबर तक इलेक्शन कराने की पोजीशन में होंगे। मेरा ख्याल ये है कि इसमें जल्दबाजी का मुजाहरा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोर्ट यकीनी तौर पर सिर्फ ये चाहती है कि रिकॉर्ड पर आ जाए कि इस फैसले के बाद इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाएगा। वो मेरे ख्याल से दैट इज लेकिन अब से कुछ देर पहले अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब का मौके भी सामने आया था, वो कहते हैं कि दे आर बाउंड टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 90 रोज के अंदर अगर ये फैसला हो जाता है कि इलेक्शंस कराने हैं तो दे आर बाउंड टू फॉलो दिस डिसीजन। मेरा नहीं ख्याल कि ये सूरत हाल इस तरह से है, क्योंकि मैं इसको जिस तरह से देख रहा हूँ वो ये है कि अगर केपेबल ही नहीं है, इलेक्शन कमीशन खुद ये कह रहा है कि मैं नहीं करा सकता 90 दिन में, तो यू जस्ट कैन नॉट फोर्स देम, अदरवाइज क्योस होगा। अगर उनकी तैयारी मुकम्मल नहीं होगी, लोग अपने अपने आइडेंटी कार्ड लेके अपने अपने हलकों में जाएंगे, पता चलेगा वहाँ उनका वोट ही दर्ज नहीं है, तो जो फसाद इलेक्शन के डे होगा आप कोई तसव्वुर कर सकते हैं उसका। मेरा ख्याल ये है इन ऑल सैनिटी एंड इन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो ये कह रहे हैं स्टेटेड पोजीशन है तो उनको इलेक्शन कमीशन की बात माननी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये अब कुछ मामला जात जो हैं वो अगली हुकूमत पर छोड़ देने चाहिए जो इस फैसले के अंडू होने के बाद कायम होगी। यकीनी तौर पर अगर वोटिंग होती है इमरान खान साहब के खिलाफ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे, वो तो फारग हो जाएंगे, फिर नया इंटरम प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो फैसला करेगा, वो ऐलान करेगा कि कब इलेक्शन होने हैं। लेकिन सना बुचा साहबा ने भी ज्वाइन कर लिया। सना बुचा साहबा ये फरमाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के पेश नज़र भी यही है कि कौमी मफाद के अंदर जल्द अज जल्द जितनी जल्दी इलेक्शंस हो सके यही कौमी मफाद में है, तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बुलाया गया है उनके हुक्काम को कि उनसे उनकी राय ली जाए कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। यानी ये समझा जाए, परसेप्शन यही है कि इंपॉर्टेंट इस वक्त यही है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने कि इलेक्शंस ही मसले का हल है।
देखिए, इस वक्त 5 रुकनी बेंच है जिसमें आपके चीफ जस्टिस उमा अतर बंदियाल भी मौजूद हैं। अब ये जो बंदियाल साहब हैं, अब इनका एक वोट बहुत अहम है क्योंकि आपका जो बाकी जूरी नज़र आता है वो सब डिवाइडेड नज़र आता है 2 वर्सेस 2। एक उसूली तौर पर एक मौक़िफ़ अपनाया गया है कि रूलिंग गलत हुई है कि नहीं हुई है। आर्टिकल 4 का इतलाक़ होना चाहिए था, आर्टिकल 5 का इतलाक़ होना चाहिए था कि नहीं। आर्टिकल 5 का पार्ट 2 है, उसके बाद आर्टिकल 6 कनेक्ट होता है, उसके बाद आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी हुई है कि नहीं हुई है। 161 वोट अगर काउंट किए गए हैं ऐवान में, तो उनका वोट काउंट किए बगैर जब आपने उनको पहले वोट काउंट करके आपने उनको जुमेरात का दिन दिया फिर वोटिंग के लिए, फिर आपने उनको काउंट कर लिया तो फिर वो काउंट हो गए ना। अब तो ये हाउस के रूल्स में आ गए, तो अब आप इनको एकदम से आके आप इनको बर्खास्त नहीं कर सकते, जो कि हमारे सूरी साहब ने किया है। अब ये आपने जो बात की है, देखिए इलेक्शन कमीशन कहती है कि हमें वक्त चाहिए। आपने एक तो कराने भी EVM के थ्रू आपने इलेक्शंस कराने हैं, उसके लिए आपको भी टेंडर देना है, उसके बाद आपकी मशीन्स हैं, उसके बाद आपकी सेंसस आना है, उसके बाद आपकी लिस्टें दोबारा से रीडू होनी है। तो इन तमाम तर चीज़ों को आज आप सरसों पे कहते हैं ना, आप सरसों हाथ पे लेके घूमे तो आपको फौरी तौर पर तो कुछ नहीं हो सकता, आपको इसके लिए वक्त चाहिए। और वक्त तो बहरहाल हमें चाहिए। ये एक ग्रैंड एग्जिट या ग्रेट एग्जिट बनाया था खान साहब ने अपने लिए, लेकिन उसमें पूरे मुल्क का मईशत का बेड़ा गर्क करके इन्होंने हमें ऐसे दुराहे पर आके खड़ा कर दिया है कि आगे कहते हैं ना, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। अब इलेक्शंस चाहिए भी लेकिन हो नहीं सकते। अब हमें एक नए चेहरे चाहिए भी लेकिन आ नहीं सकते। आपने पुराने चेहरों को मस कर दिया है, आपने उनके ऊपर एक गद्दारी का मुकदमा चला दिया है। आपने उनके साथ जो किया है, मतलब वो आप हमारे साथ भी अरसे से कर रहे हैं, सहाफ़ियों के साथ कर रहे हैं। आप सिंगल आउट करके कहते हैं हम गद्दार हैं, हम किसी के और के पेरोल पे हैं, हम CIA से पैसे लेते हैं, हम मोसाद से पैसे लेते हैं। हमारे ऊपर ये इल्जामात कब से लग रहे हैं? आज जब इन पे लगे हैं और जब आर्टिकल 5 का इतलाक हुआ है, तो इन इल्जामात की आपको संजीदगी का अंदाजा लगाना चाहिए कि हर शख्स जो कि इस मुल्क में रहता है और इस मुल्क की बेहतरी के लिए अगर क्रिटिकल भी होता है तो वो गद्दार नहीं होता, वो मुहिब वतन भी हो सकता है, ये उसकी हुब्बुल वतनी हो सकती है। और ये है, तो आप ये क्यों समझते हैं कि हम सब अच्छा है क्या करेंगे? दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन हालात में इलेक्शंस कराना चाहते हैं जब आपने होटल्स के बाहर आपने एक नौजवान खड़े हैं आपको मारने के लिए, आपके गुजरांवाला से आपके कुछ लोग आ जाते हैं DC के साथ मिलके आपके MPS के पास आके हमला कर देते हैं। मतलब ये तमाम तर चीज़ें इसी मुल्क में हो रही हैं, इसी मुआशरे में हो रही हैं और इसी आइन की पामाली के बाद हो रही हैं और इस कानून की खिलाफ वर्जी के बाद हो रही है। तो आप इन हालात में क्या इलेक्शन लड़ाएंगे, लेकिन क्या कराएंगे, कितने लोगों का खून बहाएंगे? जिन हालात का नक्शा आपने खींचा है, बिल्कुल जो भी फैसला हो वो अपोजिशन के हक में हो या हुकूमत के हक में हो, उसके बाद की सिचुएशन को कंट्रोल करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? क्योंकि अभी मेरी ऑपोजिशन के कुछ लोगों से बात हो रही थी, वो कहते हैं कि अगर फैसला जो है वो उनकी मर्जी मंशा के मुताबिक नहीं आता तो मुल्क गिर एहतजाज की तरफ वो भी जाएंगे। रेहान साहब, देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि जिस मुल्क में पहले आप फैसला महफूज करते हैं, उसके बाद फिर पूरे कोर्ट रूम को और पूरे सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को महफूज किया जाता है, फिर सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए जाते हैं जब आपने फैसला देना होता है। ये फैसला कितनी बार आपको पता है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस में आया है? तो हम क्या हुआ अभी फाइटिंग द तालिबान, अभी फाइटिंग द TLP अगेन। ये हमारा मुकाबला किसके साथ है? ये फैसला किसके अगेंस्ट है कि इतनी सिक्योरिटी को तंग किया जा रहा है? आपको याद होगा पहली दफा ऐसे हुआ था तो वो क्रिश्चियन जो हमारे पास एक मौजूद थी खातून, जिसको फिर हमें बाद में असाइलम भी दिलवाना पड़ गया, उनके फैसले के दौरान ये हुआ था कि पूरे मुल्क के अंदर, मैं कह रही हूँ आसिया बीबी एग्जैक्टली, तो मैं कह रही हूँ कि ये हम क्या कर रहे हैं? मतलब कौन सा केस है ये जिसका ऐसा कोई फैसला आ जाएगा कि मुल्क गिर एहतजाज की बात बनती है, चाहे वो ऑपोजिशन करे चाहे वो हुकूमत करे। बिल्कुल ठीक है, सर्टेनली क्वेश्चन अराइजेस कि वी आर हेडिंग टू, आई एम सॉरी मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ रहा है सना बुच्चा साहबा, क्योंकि इस वक्त तमाम की नजरें सुप्रीम कोर्ट की जानिब लगी हुई और 7:41 हो गए, 30 मिनट पर यह फैसला सुनाया जा रहा था। क्या वजह हो रही है कि ये तातुल का शिकार है रोजीना अली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है? रोजीना, आप बताइएगा कि अभी फैसले में ताखीर क्यों हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट में अभी जो अहम फैसला सुनाया जाना है उसके लिए अपोजिशन के मेंबरान तो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और हुकूमती भी कुछ मेंबरान यहाँ पर पहुँचे हैं। तहम अभी तक जो फैसले की घड़ी तो आन पहुँची है, लेकिन फैसला अभी तक सुनाया क्यों नहीं जा रहा, इसकी कोई हतमी वजूहात अभी तक सामने नहीं आ रही हैं, क्योंकि मुमकिन है कि जजेस की आपस में मुशावरत भी हो सकती है। तहम यहाँ पर अपोजिशन की जानिब से देखा गया कि पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान, नैयर बुखारी, रजा रबानी, फारूक एच नाइक यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पहुँच चुके हैं।
जबकि हुकूमत की जानिब से जो साबिका हुकूमत है, उनके जो साबिक वज़ीर है फवाद चौधरी, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आमिर महमूद कियानी, शहजाद अकबर भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कई दीगर मेंबरान की यहाँ पर आमद का सिलसिला भी जारी है और सभी की नज़रें हैं और सभी यकीनन इस वक्त इंतज़ार में है कि इतना बड़ा फैसला जिसके लिए 5 दिन इंतज़ार किया गया है, 5 दिन लगातार यहाँ पर समाअत चलती रही है। दोनों जानिब से वकला ने अपने दलाइल यहाँ पर जो है वो अदालत में पेश किए। दोनों जानिब से दलाइल सुने गए। ये बताएगा कि जजेस कोर्ट रूम में पहुंच गए, बाद आज क्या जजेस कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं? और क्योंकि इलेक्शन कमीशन हुकाम को भी तलब किया गया था, क्या उनसे कुछ बातचीत हो रही है, उनकी राय ली जा रही है? अब अभी क्या चल रहा है इस वक्त? जी देखिए, कोर्ट रूम वैसे तो फुल है, लेकिन जजेस जो है वो अभी तक कोर्ट रूम में नहीं पहुंचे और हो सकता है कि उनकी आपस में कोई बाहमी मुशावरत जारी हो। अभी तक चूंकि केस की जो है दोबारा से समाअत शुरू नहीं हो सकी और इसलिए जो फैसला है जिसके लिए सबको इंतज़ार है कि बस वो फैसला सुना दिया जाए कि कौन सा बड़ा फैसला है जिसके लिए तारीख रकम होने जा रही है, तो उसमें अभी जो है इसीलिए ताख़ीर का शिकार हो रहा है फैसला और अभी तक जो है कोर्ट रूम में जजेस नहीं पहुँच सके हैं। अच्छा, इलेक्शन और उनकी जो कानूनी टीम के हमरा वो पहुंचे हैं, अब वो इस वक्त क्या, जिस वक्त कोर्ट रूम में जजेस पहुंचेंगे, सब लोग वहां होंगे, तो उस वक्त उनकी राय ओपनली ली जाएगी या अब जजेस उनसे राय लेकर के फैसला लिखेंगे और फिर वो फैसला सुनाया जाएगा? जी देखिए, चूँकि समाअत हो चुकी है, दलाइल भी मुकम्मल हो चुके हैं और मुमकिन यही है कि जो कानूनी टीम होगी उनसे मुशावरत के बाद जजेस जब कोर्ट रूम में आएंगे तो फिर उन्होंने फ़ैसला सुनाना है। क्योंकि इस वक्त जो तमाम तर जो लोग कोर्ट रूम में मौजूद हैं, अपोजिशन की जानिब से जो लोग मौजूद हैं, साबिका हुकूमत की जानिब से जो लोग मौजूद हैं, वो सब फैसले के इंतज़ार में है। तो मुमकिन यही है कि जजेस जो भी कानूनी टीम होगी अब उनसे मुशावरत करके और वो जब कोर्ट रूम में जाएंगे तो यकीनन उन्होंने जो फ़ैसला महफूज किया है और उसका एक बार फिर जायज़ा भी लिया जाएगा। कुछ नुकात पर यकीनन मुशावरत जरूर की जाएगी और उसके बाद फिर कोर्ट रूम में पहुंचकर जजेस अपना फैसला पढ़कर सुनाएंगे। तो इस वक्त क्या बातचीत हो रही है यहाँ पर, क्योंकि सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इसी फैसले पर लगी हुई हैं, अब एवरीबडी इज लाइक आइंग ऑन इट, तो क्या कहा जा रहा है, मजीद कितना वक्त लग सकता है? जी देखिए, मज़ीद कितना वक्त लग सकता है इस हवाले से जो है कुछ हतमी बात नहीं कही जा सकती कि मज़ीद कितना वक्त लग सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा एक फ़ैसला है जिसके लिए एक बहुत बड़ी तारीख रकम होने जा रही है। ये डिप्टी स्पीकर की रोलिंग के ख़िलाफ़ एक जो केस चलता रहा है, तो इस हवाले से जो है इसमें मज़ीद भी ताख़ीर हो सकती है। ये नहीं कहा जा सकता कि अभी चंद लम्हों में बस फ़ैसला पढ़कर सुनाया जाएगा, तो मज़ीद ताख़ीर की तवक्को भी की जा सकती है। और यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है तो सभी इंतज़ार में है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, सुप्रीम कोर्ट के अहाते में, सुप्रीम कोर्ट के बाहर, सबकी नज़रें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं और सभी को इंतज़ार है। ताहम जो है कानूनी टीम से मुशावरत यकीनन इस नुकात पर मज़ीद जो एक बार फिर गौर किया जाएगा और जैसे ही जज साहिबान आएंगे तो वो यकीनन अपना फैसला पढ़कर सुनाएंगे। बिल्कुल ठीक है रोज़ीना, आप हमारे साथ रहिएगा क्योंकि आपसे गाहे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। बुखारी साहब, अभी कुछ वक्त लग रहा है, जजेस कोर्ट रूम में नहीं पहुंचे हैं, वो पहुंचेंगे और फिर फैसला पढ़कर सुनाया जाएगा। हाउ इम्पॉर्टेंट इज टुडेज डिसीजन? अब ये जो पॉलिटिकल फ्यूचर है हमारा, इसको डिटर्मिन करने में आज का जो ये फैसला है, ये क्या अहमियत रखता है सर? देखिए, इसको आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि इट इज़ अ टर्निंग पॉइंट इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। जिस तरीके से हुकूमत के तमाम वकला ने, हुकूमत के तमाम तरफदारों ने बाहर भी और कोर्ट के अंदर भी ये साबित करने की कोशिश की कि कोर्ट हैज़ नो जुरिस्डिक्शन। सबसे ज़्यादा फोकस उनका ये था कि जी आप तो ये सुन नहीं सकते, के हवाले भी मौजूद थे और बिल आखिर अल्टीमेटली द बेटर सेंस प्रिवेल्ड और जजेस ने ये रियलाइज़ किया कि वो सुन सकते हैं इसको। और अब ये फैसला जो है ऑलमोस्ट प्रोनाउंस हो गया हुआ है, अब तो सिर्फ इसके इफ्स एंड बट्स पे गौर हो रहा है। फैसला ये है कि जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी उस दिन वो इलीगल थी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। ये फैसला तो चीफ जस्टिस साहब सुना चुके हैं। लेकिन बुखारी साहब, ये तो ऑब्वियसली ऑनरेबल जजेस के रिमार्क्स हैं, जजमेंट तो नहीं है। और ये 5 रुकनी लार्जर बेंच है, हो सकता है कुछ स्प्लिट डिसीजन भी हो, कुछ जजेस की राय इसके अगर देखें वो वक्फे से आपस में कंसल्टेशन करते रहे हैं, 10-10 मिनट का 3 दफ़ा वक्फा लिया गया, तो ये नहीं हो सकता कि चीफ जस्टिस अपनी पर्सनल राय या रिमार्क्स दे। दैट इज़ नॉट रिमार्क्स, दैट इज़ द जिस्ट ऑफ द केस, दैट इज़ द होल फोकस ऑफ द केस। लिहाजा उस पर ये कहना, और ख़ास तौर से जब अटॉर्नी जनरल ये कहे कि मैं तो ये डिफेंड कर ही नहीं सकता हूँ, ये इतना गलत फैसला है, तो उसके बाद केस में तो एज सच कुछ बाकी नहीं है। बाकी क्या है कि अब सेविंग ग्रेस जो उस वक्त की हुकूमत थी, जो इस वक्त नहीं एग्जिस्ट करती है, उसके लिए फेस सेविंग क्या है? क्या इमरान खान साहब को वोट आउट किया जाएगा या क्या रास्ता निकलेगा? मेरे ख्याल से उसमें कुछ तय करने की कोशिश की जाएगी और उसी वजह से उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को भी, बिलावल भुट्टो को भी डाइस पर बुलाया, उनसे बातचीत की और कोशिश की ये मैसेज कन्वे करने की, आई अंडरस्टैंड वेल एज ए लॉ ग्रेजुएट,
कि भाई खुदा के लिए इसके बाद वो जिसको कहते हैं ना पंजाबी ज़बान में अंधी ना मचाना, सैनिटी शुड प्रिवेल and try to govern the country the manner it should be governed instead of going for revenge or anything. मेरा ख्याल से वो सैनिटी की बात अगर करेगी सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल ठीक है, अदरवाइज उनके टेबल के ऊपर सवाए उस रूलिंग के और कुछ नहीं है। ठीक है सर, मुझे साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से भी स्टेटमेंट इशू किया गया और कहा गया देखिए ये पार्लियामान के डिस्कस करने का इशू है कि इसके बाद क्या होगा, कैसे आगे लेकर चलना है। जो जजेस हैं या कोर्ट है उसको ऑब्वियसली आईनी मामला तक महदूद रहना चाहिए, लेकिन आज कोर्ट रूम के अंदर इकोनॉमिक सिचुएशन भी डिस्कस हुई। ऑपोजिशन लीडर को बुलाकर क्वेश्चन भी किया गया कि भाई आगे कैसे चलना है, और लग ये रहा है कि अभी जजेस के पेश नज़र भी ये है कि फ्यूचर में, यानी जब ये कहा गया कि कौमी मफाद में वो को फैसला करना चाहते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि कौमी मफाद में क्या फैसला हो सकता है? देखिए, कौमी मफाद का तो लफ्ज़ मेरा ख्याल है कि बहुत मिसयूज़ हो चुका है इस मुल्क में और ओवर यूज़ हो चुका है। इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर हम ये सिर्फ बात कर लें कि देखिए रूलिंग गलत हुई है या नहीं, चलें अगर इसका हमें अंदाज़ा हो भी रहा है कि ये रूलिंग गलत करार देंगे, लेकिन उसके बाद जो तमाम तर फैसले हुए हैं, जो असेंबली से तहलील हुई हैं, क्या वो इंटैक्ट रहती हैं? क्या ये रूलिंग से पूरी मतलब आपको यहाँ पर अटेंशन देनी पड़ेगी। और जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात है तो देखिए 8:30 बजे उन्होंने अपना मीटिंग बुला ली है बनी गाला में, अपने जो उनके रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको बुला लिया गया है, उनको समन कर लिया गया है और कहा गया है कि फौरी तौर पर पहुँचें। और उसका जब जाहिर है कि आप फवाद चौधरी साहब का चेहरा देख लें, कुछ मुरझा सा गया है। कल जिस तरह से वो चाकू चौबंद लोगों से, सहाफ़ियों से लड़ रहे थे, आज वो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन देखें, एक सिर्फ ये बात कर देना कि ठीक है ये एक मामला गलत हो गया, लेकिन क्योंकि अब मुल्क ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है इसलिए ऐसा करते हैं कि असेंबली से तहलील हो ही गई है, चले फिर इलेक्शन की तरफ मूव कर जाते हैं। तो ये भी देखना पड़ेगा कि क्या हमारे लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि रूलिंग गलत है, क्या उससे रिलेटेड फिर अगर रूलिंग गलत है तो फिर क्या हर चीज रिवर्सिबल है? क्या असेंबलीज तहलील होना रिवर्सिबल है? क्या असेंबलीज मतलब ये जो तमाम तर ऑर्डर्स आए हैं जिस मतलब इक्वेशन में 1 मिनट के बाद हर किसी ने स्क्रिप्टेड डायलॉग बोले हैं, इसका कोई मतलब इसका कौन है? दूसरा ये कि आपने जो 195 या 197 लोगों के ऊपर गद्दारी का मुकदमा लगा दिया है या गद्दारी का एक धब्बा लगा दिया है, वो आप कैसे धोएंगे? वो आप कैसे उसको और ये धब्बे तो अच्छे नहीं होते, इनको तो धोना पड़ेगा ना। उनकी फैमिली ने सफ़र किया है, उन्होंने सफ़र किया है, उनके मुआशी तौर पर उन्होंने सफ़र किया है, उनकी रेपुटेशन ने सफ़र किया, उनकी लाइफ थ्रेट है। इसको आप कैसे खत्म करेंगे? इसको जाहिल कैसे खत्म करेंगे? अच्छा, तो आप मैं कह रही हूँ कि ये तमाम तर चीजें सिर्फ ये एक रूलिंग को गलत करार देना काफी नहीं होगा। सर, मुझे ये बताया जा रहा है कि 30-40 सेकंड्स है गालिबन। मुझे सिर्फ क्विकली ये बता दीजिएगा कि पार्लियामान का 3 अप्रैल की पोजीशन पर बहाल होना क्या ये नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करेगा? नेशनल इंटरेस्ट को सर्व ये करेगा कि अब जो है जो भी हो रहा है लेटर एंड स्पिरिट वो सीधा हो, ये ना कहा जाए कि ये तो हो गया चले क्योंकि ये ईमानदार था तो चोरी माफ है। चोरी चोरी है, चोरी को चोरी डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद ही कोई कौम का मफाद हम सोच सकते हैं या आइन का मफाद हम सोच सकते हैं, लेकिन पहले चोरी को चोरी करार दिया जाए, जुल्म को जुल्म करार दिया जाए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सना बोचा साहबा, सलीम बुखारी साहब और रोजीना अली साहबा आपके वक्त के लिए। हमारी गुफ्तगू आपने सुनी है जी। फैसला आने में अभी कुछ वक्त बाकी है, कुछ इंतजार है, लेकिन सबकी नजरें इसी फैसले पर लगी हुई हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो भी फैसला है वो मुल्क के लिए बड़ा बेहतर फैसला हो और मुल्क का जो पॉलिटिकल फ्यूचर है हमारा वो ना सिर्फ वो सेव हो बल्कि जो रियासती मामला है वो भी खुश उस्तूबी से आगे बढ़ सके। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।